नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अब तक करंट अफेयर्स में अक्टूबर तक का जो भी करंट अफेयर्स था वो हमने कंप्लीट किया है। उसको चाहे तो आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं, लगभग 8 घंटे का वीडियो है वो, और या तो आप वो जो भी वीडियो पढ़े हैं उसको देख सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे जो नवंबर का करंट अफेयर्स है, कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में नवंबर का पूरी तरीके से। और ये जो आपका आरओ आने वाला एग्ज़ाम है या 67th बीपीएससी जो कि जनवरी में होने वाला है, दोनों के लिए ही ये काफ़ी लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में आप जानते हैं, ये जो पुरस्कार है पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पुरस्कार और है जो आप देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये ट्रॉफ़ी है। तो इस तरीके से 5-6 पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल में, तो सबका नाम नहीं ध्यान रखना है। बस यहाँ पर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसके बारे में तो आपको देखना ही है। जैसे नीरज चोपड़ा, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं, भाला फेंक देखा है आपने। रवि कुमार, ये रेसलिंग से संबंधित है, रवि कुमार दहिया, ठीक है। लवलीन बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। श्री जेस पियार, ये हॉकी से। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से। और सुमित अंतिल, ये भी सब पैरा एथलेटिक्स से। प्रमोद भगत पैरा। कृष्णा नागर, मनीष नरवाल सब पैरा। और मिताली राज आप जानते हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। और मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। तो इन लोगों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। बाकी बहुत से जो गुरु टीचर्स हैं उनको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, वो सब नहीं याद रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2021 ये पंजाब विश्वविद्यालय को मिला, चंडीगढ़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ट्रिप्स रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे जो पहली ट्रिप अभी हाल ही में रही है वो इटली के लिए। इटली में रोम में वहाँ पर उन्होंने G20 जो समिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद वो वेटिकन सिटी गए। वेटिकन सिटी में उन्होंने जो पोप फ्रांसिस हैं, जो मतलब वेटिकन सिटी है, वहाँ के पोप से मुलाकात किया। इसके बाद वो ग्लासगो गए। ग्लासगो में उन्होंने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो हम इसके बारे में देखेंगे। क्लियर। चलिए एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले G20 समिट के बारे में। G20 समिट इस बार होस्ट कंट्री कौन था? इटली था। 30-31 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया। मोटो क्या था इस बार G20 का? तो पीपल, प्लानिट एंड प्रॉस्पेरिटी, लोग, ग्रह एंड संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। G20 समिट में इस बार इसमें कुछ इनवाइटेड गेस्ट भी थे। कौन कौन? ब्रुनेई, डोमिनिकन रिपब्लिकन कॉन्गो, ये अफ्रीका में। और ब्रुनेई कहाँ पर है? इधर जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ मिलता है ना, यहीं पर एक ब्रुनेई देश है। नीदरलैंड, रवांडा, सिंगापुर एंड स्पेन। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो G20 में पार्टिसिपेट किया, इनवाइटेड गेस्ट रहे हैं। G20 के बारे में अगर आप देखें तो G20 क्या है, इसमें 19 देश हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसमें 20 देश नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो G20 में 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। G20 का फॉर्मेशन कब हुआ है? 26 सितंबर को हुआ है 1999 में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करें। चूँकि हम इटली के बारे में भी देख रहे हैं, तो इटली की लोकेशन आप देखें, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा एड्रियाटिक सागर, ये है एड्रियाटिक सी। इधर देखेंगे लिगुरियन सी मिलेगा, और यहाँ पर एपिनाइन पर्वत भी मिलेगा। इटली जो है, यहाँ देखेंगे तो रोम जो किस नदी के किनारे है? तो रोम जो है वो टाइबर रिवर के किनारे है। देख रहे हैं ना, टाइबर रिवर के किनारे। यहाँ देखेंगे तो इटली का ही यहाँ पर सार्डिनिया, और नीचे यहाँ पर मिलेगा सिसिली द्वीप, ये है सिसिली द्वीप। यहाँ पर आपको मेसिना जलसंधि मिलती है, इधर वो ट्रेंटो जलसंधि मिलती है, यहाँ पर बोनिफेशियो स्ट्रेट मिलती है, बोनिफेशियो जलसंधि मिलती है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जब रोम के बाद वो गए वेटिकन सिटी, यहाँ पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात किया, और उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको भारत आने के लिए इनवाइट भी किया। नेक्स्ट बात करें, इटली में बहुत सारे वल्केनोज़ भी हैं, ज्वालामुखी भी, जैसे कि एटना ज्वालामुखी जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस, ये भी इटली में ही है, सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली,
स्ट्रोम्बोली जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं स्ट्रोम्बोली। क्लियर। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मारियो द्राघी हैं, और रोम जो है वो टाइबर रिवर के किनारे है। इतनी सी बात इटली के बारे में हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं COP26 के बारे में, जो कि अभी COP26 कहाँ हुआ है, ग्लासगो UK में हुआ है 2021 में। इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो 1992 में इसका बैकग्राउंड जो बनता है, 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं। रियो सम्मेलन दुनिया में पहली बार 1970 के बाद जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, जब उसके दुष्परिणाम देखने को मिलने लगे, तब वैज्ञानिकों ने दुनिया को एक तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि कुछ न कुछ पर्यावरण में गड़बड़ हो रहा है और इस पर हमें अभी तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। तब यहाँ पर 1972 में एक समिट हुआ था। उसके बाद उसके 20 साल बाद फिर 1992 में अर्थ समिट हुआ, जिसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट बोलते हैं। इसमें कई डॉक्यूमेंट्स आए, जिसमें एक था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के पहले आप UN लगा देंगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर। इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को जिन जिन देशों ने इसको रेटिफाई कर दिया, वो इसके बन गए पार्टीज़। ठीक है, पार्टीज़ बन गए, और इन्हीं पार्टीज़ का जब सम्मेलन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। तो पहला COP कब हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1995 में बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। COP3 कब हुआ था, 1997, जो कि जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पर है, जापान में। यहीं से कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आता है। इस क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करना। ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, जैसे CO2 मेन गैस, CO2 का जो एमिशन है, निष्कर्षण है, उसको कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य टारगेट। इसके बाद COP21, चूँकि सारा तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। COP21 ये पेरिस में हुआ था 2015 में। इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था कि यहीं से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आता है। इस एग्रीमेंट में क्या था कि जो ये 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी के लास्ट तक, मतलब कि 2099 तक जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। कब से 2 डिग्री सेल्सियस, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उसके समय से 2 डिग्री सेल्सियस, उस समय जितना पृथ्वी का टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े। क्लियर है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देना है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो कितना बढ़ जाए, बस 2, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कोशिश होगी कि 1.5 पर ही रोक दिया जाए। इतनी सी बात क्लियर हो गई पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। और इसी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना हुई थी, इंडिया और फ्रांस के द्वारा, दोनों के देश मिल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। COP22 ये हुआ था माराकेश मोरक्को में, COP23 बॉन जर्मनी में, COP24 कैटोविस पोलैंड, COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ था, और COP26 ग्लासगो UK में हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन नहीं, ध्यान रखना है, ब्रिटेन और UK में फ़र्क है, तो UK आप बोलेंगे क्योंकि ये हुआ है स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो जो कहाँ पर है वो है स्कॉटलैंड में। यहाँ पर देखिए लोकेशन, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रिटेन वाला हिस्सा, और ग्लासगो यहाँ पर आता है स्कॉटलैंड में। और जब हम UK बोलते हैं तो वो पूरा हिस्सा बन जाता है UK, जिसमें कि नॉर्दर्न आयरलैंड और ये सभी शामिल हो जाते हैं। अब देखिए, जब ये COP26 की बैठक हो रही थी, तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की बारी आई तो उन्होंने कई सारे अनाउंसमेंट किए। उस घोषणा में एक घोषणा ये थी कि इंडिया जो है वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हासिल कर लेगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है, देखिए कार्बन का एमिशन होगा, लेकिन वो कितना होगा, नेट जीरो होगा, शुद्ध जीरो होगा। शुद्ध जीरो का मतलब क्या हुआ कि जितना भी कार्बन एमिट होगा उतना ही कार्बन को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो नेट कितना एमिट हुआ है इन्वायरमेंट में, जीरो ना। जैसे मान लीजिए 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है, जो भी औद्योगिक गतिविधियां हो रही हैं, और अगर हम 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लें तो पर्यावरण में नेट कितना हुआ, नेट तो जीरो गया ना। तो इसी को कहा जाता है नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो अभी UPPSS ने क्वेश्चन पूछा भी था,
तो यहाँ पर अन्य देशों का जो टारगेट आप देख सकते हैं, चाइना ने कहा है 2060 तक, न्यूजीलैंड 2050। देखिए बाकी जो देश है वो 2050, सिर्फ चाइना 2060 और इंडिया 2070। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। आधारशिला का मतलब न्यू, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, ये उद्घाटन नहीं है। तो आधारशिला भी रखी जेवर में। जेवर कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला। ये जो जेवर एयरपोर्ट है बनने के बाद उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला स्टेट बन गया है। ये जो एयरपोर्ट है ये ज्यूरिच एयरपोर्ट, या ज्यूरिख बोलते हैं, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। मतलब इस कंपनी, ये जो एयरपोर्ट है इसका कंस्ट्रक्शन एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर हो गया? बनने के बाद यह जो हवाई अड्डा होगा भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और देश का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। मतलब यहाँ से कार्बन का जो एमिशन होगा वो नेट जीरो होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ। देखिए दिल्ली एनसीआर की यहाँ पर थोड़ी सी बात हुई है कि जेवर एयरपोर्ट जो होगा वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा ये वाला बन रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीआर क्या है और एनसीटी क्या है, ये सब चीज़ें। देखिए एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन, ये सभी ज़िले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं। दिल्ली अगर आप देखेंगे तो दिल्ली तो इतना ही है, ये यहाँ पर। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये हो गए हरियाणा के ज़िले, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले, और ये हो गए 2 ज़िले राजस्थान के। तो अब यहाँ पर ये हो गया पूरा एनसीआर। एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो 3 स्टेट हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। कब गठन हुआ था एनसीआर का? तो 1985 में। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले इसमें शामिल हैं एनसीआर में? तो 8 ज़िले इसमें शामिल हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए इसको। यहाँ देखिए शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के दिल्ली एनसीआर में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, फिर 69th अमेंडमेंट क्या है। जो 69वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, इसके तहत हमारे संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 239 AA और 239 AB। ये जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 239 AA जो है ये दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस का, स्पेशल कैटेगरी का मतलब दर्जा देता है, स्पेशल स्टेटस देता है। और ये कहता है कि जो दिल्ली है उसके प्रशासक को क्या कहा जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, उपराज्यपाल कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया। वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया है आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो IIT दिल्ली परिसर में इसका आयोजन किया गया वर्चुअली। और पर्पस क्या था? तो पर्पस बिल्कुल ध्यान न रखें, बस ये है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस के बारे में आप पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वहाँ पर इन चीज़ों को उल्लेख किया जा सकता है। बाकी इसका जो उद्देश्य है, आपदाओं कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता है। इस बार की इसकी थीम रही है, तो थीम नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। नेक्स्ट त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के बारे में है। अभी हाल ही में 3 देश, मालदीव, भारत और श्रीलंका, इन 3 देशों की सेनाओं ने यहाँ पर दोस्ती जो है वो उस अभ्यास का आयोजन किया 20 से 24 नवंबर 2021 में। कहाँ पर? मालदीव में। मालदीव की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये है मालदीव, यहाँ पर हो गया श्रीलंका और यहाँ पर हमारा भारत। पूरा नक्शा नहीं है, ठीक है, तो नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है कि आप नाराज़ हो जाइए कि भारत का मैप पूरा क्यों नहीं दिखाया, बस एक प्रतीकात्मक है। और आपको पता है कि मालदीव के जो विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं, उन्हें इस बार 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट भी चुना गया है। ये तो क्लियर है, क्योंकि पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें अपडेटेड हैं
और जो चीज़ें आप मुझे लगता है कि भूल रहे हैं आप, तो उसको मैं रिवाइज़ यहाँ पर करवाता चलूँगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं बान की मून, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। नाम क्या है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया, विमोचन किया। और ये जो बान की मून है, ये संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। 2 बार इनका कार्यकाल था, 2007 से 2016। 5-5 साल के लिए होता है सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल। ये बान की मून नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे, ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल फिर से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और ये बान की मून ये भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। तो इनकी किताब का नाम आप ध्यान रखेंगे, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। नेक्स्ट, एक एनजीओ है प्रथम एनजीओ। प्रथम एनजीओ को अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये जो अवार्ड है ये किसको मिला? प्रथम एनजीओ। प्रथम एनजीओ जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार 1968 से दिया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। आपको पता है कि जब हम मैगज़ीन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर 2020 के बारे में डेटा दिया गया था। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी किया जो कि 2021 का है। जब हमने 2020 का पढ़ा था भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन, तो उसमें जो टॉप पुलिस स्टेशन था वो मणिपुर का था, नोंगपोक सेक्मी। ठीक है, मणिपुर का स्टेशन था, याद होगा आपको। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, एग्ज़ाम में 2021 पूछा है या 2020 पूछा है। अगर 2021 पूछा है तो यहाँ पर जो टॉप पर है पुलिस स्टेशन वो सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन है। दिल्ली का उत्तरी ज़िला जो नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ पर है सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन। ये टॉप मतलब फर्स्ट पे है। यूपी का कोई थाना शामिल नहीं है टॉप 10 में। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर पे आता है सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन। सेकंड नंबर पे गंगापुर है, गंगापुर पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा में है। तो ये ध्यान रखना है। 2021 का पूछा है तो सदर बाज़ार करेंगे, और 2020 का पूछा है तो मणिपुर का है नोंगपोक सेक्मी। उसमें जब 2020 का डेटा था तो वहाँ पर टॉप 10 में उत्तर प्रदेश का एक थाना था जो कि मुरादाबाद में, कांठ। क्लियर? लेकिन इस वाले में एक भी नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्रदान किया। और ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा जो है वो लगातार इंदौर को 5वीं बार मिला ये दर्जा। और ध्यान रखना है सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का मतलब ऐसे शहर जो गंगा के किनारे हैं। तो ये वाराणसी जो है वो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड इसको मिलता है। नेक्स्ट, नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नोएडा में। नोएडा कहाँ पर है? तो ये आप जानते होंगे, ये गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है। यहाँ देखिए, ये है गौतम बुद्ध नगर। ये यहाँ देख रहे हैं ना, ये गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर अभी हाल ही में, क्योंकि सबसे पोल्यूटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के वो वेस्टर्न यूपी में आते हैं, स्पेशली गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, ये वाले ज़िले। तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा। और ये जो प्रदूषण रोधी टावर है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में गुरु नानक जयंती मनाई गई 19 नवंबर को, और ये 552वीं गुरु नानक जयंती मनाई गई है। और गुरु नानक जयंती को हम प्रकाश उत्सव या गुरु पूरब के रूप में भी मनाते हैं। इनका जो जन्म है गुरु नानक जी का, ये 1469 में हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के ननकाना साहिब में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो सिख साम्राज्य के बारे में भी पढ़ते हैं, और वहाँ पर आपको सिखों के 10 गुरुओं के बारे में भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पर एक बार देख लें, गुरु नानक देव जी पहले, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन,
तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के पहले गुरु कौन? गुरु नानक देव जी। जो अर्जुन देव जी थे, अर्जुन देव जी को सच्चा बादशाह भी कहा जाता था और इन्होंने ही जो हरमंदिर साहब है या स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उसका निर्माण करवाया था। और एक चीज़ ध्यान रखना, आदि ग्रंथ की रचना, जो सिख धर्म का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, उसकी रचना का भी श्रेय इन्हें ही जाता है। जहांगीर ने क्या करवाया था? इनको मार दिया था, फांसी दे दी थी। और क्यों? क्योंकि जहांगीर का जो बेटा खुसरो था, खुसरो ने एक बार बगावत किया था जहांगीर से, और इन्होंने क्या किया था, वो भाग करके अर्जुन देव के पास गया। उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस उसको आशीर्वाद दिया था। और जहांगीर को लगा कि इन्होंने उसकी मदद की है, तो उसने क्या किया, जहांगीर ने इनको फांसी दे दिया, गुरु अर्जुन देव को। इसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह, इनके बारे में भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया, मतलब इन्होंने सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान कर दिया। और यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का भी निर्माण किया था। ठीक है, अकाल तख्त। अब यहाँ पर एक चीज़ और है गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में। ये गुरु तेग बहादुर सिंह, इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता था, हिंद की चादर। इन्होंने अपना जीवन जो है वो न्यौछावर कर दिया था धार्मिक आज़ादी के लिए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि औरंगजेब का जब टाइम था तो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जो हिंदू थे स्पेशली। और कश्मीरी पंडित का जब धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहा था औरंगजेब, तो वो लोग भाग करके इनके पास गए। ठीक है, जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर ने बोले कि जा करके औरंगजेब को बोल दो कि अगर वो मेरा धर्म परिवर्तन करा दे तो मैं सबका, जो भी मेरे पास लोग आए हैं, हम सभी कबूल कर लेंगे इस्लाम धर्म। तो फिर इनको बुलाया गया गुरु तेग बहादुर सिंह को, और काफ़ी लालच दिया गया। जब लालच से नहीं आए तो फिर यातना देना शुरू कर दिया, मारपीट, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब औरंगजेब हार करके क्या किया कि चांदनी चौक दिल्ली में, जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली में होंगे वो ज़रूर एक बार लाल किला गए होंगे, और लाल किला पहुंचने से पहले ही चांदनी चौक पड़ता है, वहीं पर इनका गुरु तेग बहादुर सिंह जी का सर कटवा दिया उसने। ठीक है, और उसी स्थान पर फिर आज जो है वो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। ये गुरुद्वारे का मैप, ये फ़ोटो ये देख लीजिए, यहाँ आपने देखा भी होगा एक बार। तो ये इन्हीं के स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय। भारत का जो पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय है वो तमिलनाडु के तंजावुर में अभी बनाया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। ये जो संग्रहालय है कम्प्लीटली डिजिटल है। इसमें कैसे भारत का विकास हुआ है और भारत की जो खाद्य कहानी है, एक खाना बदोश जीवन जो शुरू हुआ था वहाँ से लेकर के एक खाद्य निर्यातक के रूप में इंडिया ने कैसे काम किया, कैसे ग्रो किया, उसकी सारी कहानी यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया। आपको पता है कि अभी हम क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये डिटेल में हम बात कर चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के ही रूप में इसका आयोजन किया गया, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी में। क्लियर? कब से कब तक? 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक। 19 नवंबर की डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि 19 नवंबर को क्या होता है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई जाती है। बाकी 1857 के विद्रोह में तो आप जानती हैं पूरी कहानी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे झांसी, तो ये है झांसी, बुंदेलखंड वाले इलाके में पूरा आता है ये झांसी। और यहाँ पर ललितपुर है, ये झांसी। झांसी की जो बाउंड्री है, इधर महोबा और इधर जालौन और इधर हमीरपुर, यहाँ से लगती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। भारत का जो पहला घास संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है, यहाँ पर ग्रास कंजर्वेटरी, वो बनाया गया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में। तो उत्तराखंड में बनाया गया, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में। पर्पज़ क्या है? यहाँ पर बहुत सारी घास की प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। पर्पज़ है कि लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना कि घास की प्रजातियों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, और रिसर्च को बढ़ावा देना। उत्तराखंड के बारे में जान लें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो शीतकालीन राजधानी है, और ग्रीष्मकालीन कहाँ पर है? गैरसैंण है। 2 राजधानियाँ हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? अभी जनरल गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा,
उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं इन्होंने अपने नाम के आगे 2 उपाधियां लगा रखी है, लेफ्टिनेंट जनरल एक उपाधि। आखिर इन्हें उपाधि लगाने का अधिकार क्यों है? आर्टिकल 18 आपको पता होगा कि हमारे देश में शिक्षा और सेना से संबंधित ही उपाधि दी जा सकती है, इसके अलावा कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ये सेना से संबंधित उपाधि है। क्लियर? और ध्यान रखना, जो भी पद्म अवार्ड होते हैं, भारत रत्न होता है, ये उपाधियां नहीं है, इनको अपने नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट, अरुणाचल ने राज्य तितली के रूप में कैसर ए हिंद को मंजूरी दिया। अरुणाचल के राज्य तितली क्या है? कैसर ए हिंद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिनोपाल्पस इम्पीरियलिस। क्लियर? ध्यान रखना, कैसर ए हिंद जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा एक मेडल भी दिया जाता था कैसर ए हिंद के नाम से। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी को भी 1915 में कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, और बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। केवल एक ही लोगों को नहीं, सरोजनी नायडू, कई लोगों को कैसर ए हिंद की उपाधि इन लोगों ने दे रखी थी, अंग्रेज़ों ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये है कैसर ए हिंद तितली, और यहाँ पर लोकेशन अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी जो बाउंड्री है वो इधर भूटान, ये हो गया भूटान, ऊपर हो गया तिब्बत, और इधर हो गया म्यांमार, इनसे बाउंड्री लगती है। स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया असम, और इधर हो गया नागालैंड। तो 2 स्टेट हो गए। क्लियर? और यहाँ पर 2, एक तो हो गया तिब्बत और इधर हो गया म्यांमार, इनसे बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट है 53वां टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा देश के 53वें टाइगर रिजर्व के बारे में एक डेजिग्नेट किया गया। कौन कौन सा जो क्षेत्र है उसको 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? 2 क्षेत्र हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखना है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्षेत्र को मिला करके भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1972 में आया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया है? ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसी एक्ट के अधीन चलाया गया है। ध्यान रखना है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, नाम ही से ही पता चल रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण की बात की जा रही है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के लिए चलाया गया 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में, 1992 में। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब हमारे देश में ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? चीता है। हमारे देश में चीता को भी अब लाने की बात हो रही है। कहाँ पर लाया जाएगा? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। अब क्यों चुना गया, ये आपका मेंस का टॉपिक हो जाता है कि कूनो नेशनल पार्क में ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हैं कि जो कि इस चीता के अनुकूल है। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क में भारत में अब चीता लाने की बात हो रही है। ये जो चीता है वो अफ्रीका से आएगा। हमारे देश में जो लास्ट चीता था 1947 में उसकी डेथ हो गई छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद 1952 में हमारे देश से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। एक भी चीता फिर नहीं था। ये है चीता। यहाँ पर देखेंगे तो ये है तेंदुआ, ये हो गया शेर, और ये हो गया बाघ, और ये है चीता। क्लियर? तो चीता कहाँ पर लाया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 340.8 किलोमीटर है, या अगर मील में पूछ दे, मील में, तो 211.7 मील है या माइल है। क्लियर? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। लखनऊ का चांदसराय गांव और गाजीपुर का हैदरिया गांव। लखनऊ का चांदसराय और गाजीपुर का हैदरिया गांव। अभी ये 6 लेन का है और 8 लेन तक ये एक्सपेंडेबल है। 8 लेन तक ये बनाया जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इसमें सुल्तानपुर ज़िले में यहाँ पर एक 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप भी है, हवाई पट्टी भी है। विपरीत परिस्थितियों में, युद्धकालीन परिस्थितियों में इसको
एयर स्ट्रिप के रूप में, हवाई पट्टी के रूप में भी यूज़ किया जाएगा जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं उनके द्वारा। अगर बात करें कितने ज़िलों से होकर के जाता है उत्तर प्रदेश के, तो ये जाता है 9 ज़िलों से। ठीक है, 9 ज़िलों से होकर के जाता है। कौन कौन से ज़िले? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एंड गाजीपुर, इन ज़िलों से होकर के गुजरता है। कॉस्ट कितनी आई है? 22,500 करोड़ रुपए। यहाँ पर देखें, ये है यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। एक तो इधर आप जानते हैं यमुना एक्सप्रेसवे है, ये वाला। ठीक है, इधर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी प्रयागराज से जो कि इधर आएगा मेरठ तक। और यहाँ देखेंगे आप तो ये है लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक। इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखिए लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक। फिर इसमें एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनेगा और यहाँ पर ये लखनऊ से लेकर के आगरा। तो मतलब यूपी का जो पूर्वी हिस्सा है उसको पश्चिम से जोड़ने की बात अब लगभग पूरी हो चुकी है। ये चीज़ बन गया है पूरा। इस तरीके से अब यहाँ से जो बिहार इससे लगभग 18 किलोमीटर अब दूर है। और इस तरीके से बिहार से लेकर के कोई भी व्यक्ति अब दिल्ली आराम से जा सकता है एक्सप्रेसवे को पकड़ के। अब यहाँ पर देखेंगे सुल्तानपुर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सुल्तानपुर। देखिए ये हो गया रायबरेली यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा आपको सुल्तानपुर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। काफ़ी यहाँ पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। और ये जो रानी कमलापति हैं ये अंतिम हिंदू रानी थी भोपाल की, और गोंड समाज की ये शान थी। गोंड जनजाति से ही संबंध रखती थी और भोपाल की ये अंतिम हिंदू रानी थी। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य आयोग के लिए इनको चुना गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इंटरनेशनल लॉ कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1947 में हुई थी। तो नाम ध्यान रखना है बिमल पटेल। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए इनको चुना गया है। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। जिस दिन बाल दिवस होता है उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, डायबिटीज़ देखभाल तक पहुंच। ये जो डायबिटीज़ होता है ये क्यों होता है? तो आपको पता होगा, ये हमारा लीवर है, ये गाल ब्लैडर है, और यहाँ पर है पैंक्रियास। पैंक्रियास में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। बहुत सारी कोशिकाओं में एक तो आप जानते होंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की दीपिकाएं। इस लैंगरहंस की दीपिकाओं में भी अनेक कोशिकाएं हैं। अल्फ़ा है, बीटा है और डेल्टा है। इन अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा, इन कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसमें एक जो हार्मोन है यहाँ देखेंगे तो वो है इंसुलिन, एक हो गया, दूसरा ग्लूकागोन, तीसरा सोमैटोस्टैटिन और चौथा क्या है? गैस्ट्रिन। हर हार्मोन का अपना अलग अलग काम है। इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको क्या करना? रेगुलेट करना। जब हम ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें खा लेते हैं तो ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन निकल करके उस एक्सेस ग्लूकोज की क्वांटिटी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एक तरीके से, और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जब कभी क्या होता है हम फास्ट रहते हैं तो क्या होता है? ये ग्लूकागोन अपना काम करता है। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लूकागोन करता है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये जो ब्लड ग्लूकोज है उसको नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है। जब हम फास्ट रहते हैं तो कुछ नहीं खाते हैं, और जब कुछ नहीं खाते तो ग्लूकोज की तो रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी वहीं से मिलती है। तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कौन करता है? ग्लूकागोन कन्वर्ट करता है। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है ग्लूकागोन। क्लियर? तो जिनके भी शरीर में जब कभी गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो डायबिटीज़ है इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है, एक डायबिटीज़ 1 टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम आ जाती है
प्रोडक्शन में ही, इंसुलिन के प्रोडक्शन में ही, मतलब इस अंग में ही, पैंक्रियाज में ही प्रॉब्लम आ जाती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, प्रोडक्शन तो होता है इंसुलिन का, लेकिन वो हमारी बॉडी जो है वो ठीक तरीके से उसका यूज़ नहीं कर पाती है, तब भी यहाँ पर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, जो पैंक्रियाज होता है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब मिश्रित ग्रंथियाँ है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे तो हार्मोन निकालती है, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन जो कि प्रोटीन के पाचन से संबंधित है, एक है एमाइलेज। और यहाँ पर जो एंडोक्राइन में है, एंडोक्राइन में ये यहाँ पर ये हार्मोन्स इंसुलिन, ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टैटिन। तो ये हो गए डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि एक्सोक्राइन के रूप में यूज़ होते हैं, और यहाँ पर जो एंडोक्राइन में है वो यहाँ पर इंसुलिन, ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टैटिन। क्लियर हो गया। तो जो पैंक्रियाज है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी T20 खिताब जीता है, और ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसको हरा करके, न्यूजीलैंड को हरा करके। ये मैच कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। नेक्स्ट, अभी हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी को राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जब हम मैगज़ीन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था P रामाचार्यालू के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब कौन है, PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में हमारे रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट ने भारतीय सेना के जनरल के रूप में जो नेपाल के, एक मिनट यहाँ पर वो हट गया शायद, ठीक है, नेपाल के जो आर्मी चीफ थे उनको भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। ठीक है, ध्यान रखना इतना। नेक्स्ट है, एक किताब सलमान खुर्शीद ने अभी किताब लिखी, काफ़ी विवादों में है। उस किताब का नाम क्या है, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये किताब का नाम आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ दे। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद की है। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन ड्वेन ब्रेवो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ड्वेन ब्रेवो, नाम ध्यान रखना है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, और जनजातीय गौरव दिवस पहली बार हमारे देश में मनाया गया। भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया गया, हद से ज़्यादा, और कुछ चीज़ों पर बिल्कुल भी या जितनी ज़रूरत है उससे कम फोकस किया गया, स्पेशली जनजातियों के मामले में। जनजातियों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो हमारे इतिहास की किताबों में उनकी योगदान का बहुत ही कम उल्लेख है। हम भी क्या करते हैं, हमें क्या, जब एग्ज़ाम होता है तो हम क्या देखते हैं, जनजाति कब हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, हम इतना जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते हैं। तो अभी सरकार ने इन जनजातीय नेताओं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, उनकी योगदान को उजागर करने के लिए सरकार ये जनजातीय गौरव दिवस अब मनाएगी 15 नवंबर को। ये डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि इसी दिन जो हमारे बिरसा मुंडा भगवान इनको माना जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती भी रही है। इसीलिए जो देखेंगे आप, झारखंड का जो गठन हुआ है वो यही डेट चुना गया है 15 नवंबर को। तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की जो स्थापना हुई है वो 15 नवंबर 2000 को हुई है। नेक्स्ट, अमेरिका ISA का मेंबर बन चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है। तो और जो ISA है आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव में। ISA की स्थापना कब हुई, COP21 2015 पेरिस में, और ISA के अभी महानिदेशक कौन है, अजय माथुर है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, जब हमने मैगज़ीन पढ़ा था तो वहाँ पर 2021 के बारे में देखा था, और यह है 2022 के बारे में। मैगज़ीन में भी भारत 10वें नंबर पे था 2021 वाले में, मतलब, और यहाँ पर भी भारत 10वें नंबर पर है। टॉप 3 पहले की तरह खाली है, क्योंकि कोई भी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उतना बेहतर नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंज हुआ है, 2021 में स्वीडन जो है वो 4th नंबर पे था, लेकिन इस बार डेनमार्क 4थे नंबर पर आ गया है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना होगा, 2021 का पूछा गया है आपसे या 2022 का पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट, वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वांग यपिंग, चीनी। अभी हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है।
कौन सा शहर? श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, ये जो श्रीनगर है केवल एक ही शहर नहीं है जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हुआ है। इसके अलावा चेन्नई, वाराणसी, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद सब अलग अलग कैटेगरी में शामिल हुए हैं। जैसे कि जो जयपुर है वो फोक आर्ट्स क्राफ्ट के लिए शामिल हुआ है, मुंबई जो है वो फिल्म के लिए है, हैदराबाद जो है वो गैस्ट्रोनॉमी के लिए, और श्रीनगर, चेन्नई और वाराणसी ये तीनों ही म्यूज़िक के लिए शामिल हुए हैं। तो ध्यान रखना है, श्रीनगर अभी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हुआ है। हाल ही में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, इन्होंने आदि शंकराचार्य जो कि हमारे देश में इन्होंने 4 पीठों की स्थापना किया था, और इनका विचार जो है आप 4th पेपर और कई जगह पर पढ़ते हैं और काफ़ी ज़रूरी भी। चलिए नेक्स्ट बात करें, पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल की शुरुआत किया। अभी जब COP26 की बैठक हो रही थी तो उसी समय मोदी जी और ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जॉइंटली ग्लासगो में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट बात करें, राशिद खान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने। राशिद खान किस देश से संबंध रखते हैं? अफ़गानिस्तान से। ठीक है, अफ़गानिस्तान से संबंध रखते हैं। तो 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं राशिद खान। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर कोई रिक्वायरमेंट लगती है तो जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।